हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 10 विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो कराई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको देखें। एक नहीं दो वीडियो कराई हैं। आज उस सीरीज का जो आपकी प्लेलिस्ट चल रही है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2023-24 में पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट उनके अलावा भी कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कर रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो कराई हैं, उनमें मैं आपको 10 प्रश्न करा चुका हूं और उन 10 प्रश्न से आपका कहीं भी कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आज मैं कुछ लेंस के प्रश्न लेके आया हूं। उन 2 वीडियो में मैंने आपको दर्पण के प्रश्न कराए हैं और अब मैं आपको लेंस के प्रश्न कराऊंगा। इस चैप्टर में आपके लेंस के आपके प्रश्न बनते हैं और आपके दर्पण के बनते हैं और आपके अपवर्तनांक के भी बनते हैं। तो आज मैं आपको इसमें लेंस के और अपवर्तनांक के कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो पहले ना मैं क्या करता हूं, पहले आपको 5 या 10 मिनट में मैं आपको लेंस और अपवर्तनांक से संबंधित सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूं। तो पहले हम फॉर्मूलों की बात करेंगे और फिर नंबर 1 नंबर 2 करके हम सभी प्रश्नों को करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तन में जो आपके लेंस से संबंधित फॉर्मूले हैं, यानी कि जो आपका परावर्तन पर जो आधारित है वो दर्पण है, क्योंकि दर्पणों में परावर्तन होता है, और जो अपवर्तन पर आधारित है वो लेंस है। और आप जानते ही होंगे कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, तो पहले मैं यही लिख देता हूं कि लेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। बड़ी कॉमन सी बात है, आप सभी जानते होंगे। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके जो 2 नाम है ना, उत्तल लेंस और आपका अवतल लेंस, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इनके आपको 2 नाम और याद होने चाहिए। जैसे कि उत्तल लेंस जो होता है वो करता क्या है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो ये आपका उत्तल लेंस है। अगर इस पर कोई प्रकाश कण आती है तो ये सभी प्रकाश कणों को मोड़ देता है, एक बिंदु पर मोड़ देता है। ऐसे जितनी भी प्रकाश कणें आएंगी, सभी प्रकाश कणों को ये प्रकाश कणें आएंगी और ये मोड़ देगा। तो यानी इसकी जो प्रकृति है वो प्रकाश कणों को अपसरित करने की है, तो इसलिए इसका एक नाम है आपका अभिसारी लेंस। तो जब कभी भी आपसे अभिसारी लेंस कहे तो समझ लेना वहां पर आपका उत्तल लेंस है। अच्छा, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का जो गुण होता है वो होता है आपका प्रकाश कणों को फैलाना। यानी इसमें जो प्रकाश कणें जाएंगी वो सभी की सभी फैल जाएंगी, ऐसे इस प्रकार। वैसे अगर पूछ ले आपसे कि लेंस में परावर्तन होता है अपवर्तन, तो लेंस में आपका अपवर्तन होता है। तो ये आपकी प्रकाश कणें गई और ये ऐसे फैल गई, तो ये होता है अपवर्तन आपका अवतल लेंस में। तो ये प्रकाश कणों को अपसरित करता है, तो इसलिए इसका नाम है आपका अपसारी लेंस। क्या है? अपसारी लेंस। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जो बच्चे खाना खा रहे हैं, लेटे हैं, ऐसे फोन देख रहे हैं, ना देखें तो अच्छा है। ठीक है ना, आपको अगर पढ़ना है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। जो भी मैं इसमें इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उन्हें नोट करो। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अब जैसे मैंने आपको दर्पण में आपका एक दर्पण सूत्र पढ़ाया है, वैसे ही आपका यहां भी एक फॉर्मूला है लेंस सूत्र। देखें तो किस प्रकार है। तो पहला इसमें फॉर्मूला है आपका लेंस सूत्र, या फिर ये कहें आप यू वी तथा एफ में संबंध। आप ये भी कह सकते हैं यू वी एफ में संबंध या फिर लेंस सूत्र। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे 10th के या इंटर के जो सिलेबस में जो दर्पण और जो आपके लेंस दे रखे हैं वो बहुत ही पतले तो लेंस हैं और छोटे द्वारक के दर्पण है। क्या बोला मैंने? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे 11th में ही नहीं, हाँ सॉरी, जो हमारे 10th में और 12th में जो आपके दर्पण है तो वो छोटे द्वारक हैं, और जो आपके लेंस हैं वो आपके पतले लेंस हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। तो यहां पर जो दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र है वो सभी छोटे द्वारकों और पतले लेंसों के लिए काम करेंगे। तो लेंस सूत्र होता क्या है तो बताओ। तो लेंस सूत्र आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सर ये तो कहीं पढ़ा लग रहा है। बिल्कुल, जो आपका दर्पण सूत्र होता है वही आपका लेंस सूत्र सेम है, बस अंतर है आपका माइनस का।
पर यहां पर यह गलती मत कर देना कि आपने जो दर्पण सूत्र वो याद कर रखा है 1/f बराबर 1/u, पहले 1/u और फिर प्लस 1/v। अब आपको ये बात ध्यान आ गई, सर ने तो बताया था कि दर्पण में प्लस है और लेंस वाले माइनस, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आपको दर्पण सूत्र याद रखना है 1/v प्लस 1/u, आगे 1/v। अब उसमें प्लस के स्थान पर माइनस आता है तो बन जाएगा आपका लेंस सूत्र। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखें। तो यहां पर एफ आपको पता है क्या है, एफ आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी, और वी है आपकी प्रतिबिंब की दूरी, जैसे कि मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, प्रतिबिंब की दूरी, और यू है आपके वस्तु की दूरी। ये आप जानते ही होंगे, ये तीन बात आप ध्यान रखें। ठीक है ना, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। अब किसी भी प्रश्न में आपसे लेंस वाला कोई प्रश्न है और जिसमें आपसे बोल रहा है कि उत्तल लेंस से अवतल लेंस की फोकस दूरी ये है, वस्तु की दूरी ये है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो अगर बच्चा प्रतिबिंब की दूरी v पूछे तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको दर्पण में बताया था और यहां भी है। तो दर्पण में था आपका, दर्पण में क्या था, दर्पण में था आपका v बराबर ऊपर uf और नीचे u माइनस है। ये आपका दर्पण के लिए था। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख के आए, इंपोर्टेंट है। ये आपका दर्पण सूत्र है। तो जैसे यहां पर माइनस है तो इसका ऐसा वाला जो सूत्र बनेगा उसमें प्लस आएगा। तो इसके लिए आपका v बराबर हो जाएगा uf अपॉन u प्लस f, ये हो जाएगा आपका v का इसके लिए। ठीक है, दूसरा इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनता है आपका रेखीय आवर्धन। जैसे हमने आपको दर्पण में रेखीय आवर्धन पढ़ाया है, वैसे ही इस चैप्टर में भी आपका इस टॉपिक में, लेंस वाले टॉपिक में भी आपका रेखीय आवर्धन है। तो लेंसों का जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, रेखीय आवर्धन, वो फॉर्मूला तो सेम है, इसे m से व्यक्त करते हैं, और m बराबर जैसे मैंने वहां बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई, पीछे वाली वीडियो देख के आनी ही पड़ेगी, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इससे आप शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं m बराबर hi अपॉन ho। ठीक है, ऐसा ही अपना चो। अब मैंने वहां पर दर्पण में आपको m का एक फॉर्मूला और बताया था, m बराबर -v अपॉन u। ठीक है, तो सर यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर मैंने कहा ना उसके फॉर्मूले इसके सेम है, बस चिन्ह अलग है। तो यहां पर हो जाएगा m बराबर +1 अपॉन u, प्लस के v अपॉन u, प्लस के v अपॉन u। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर दूं तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा hi अपॉन ho बराबर v अपॉन, और जो बातें मैंने वहां बताई थी वो बातें आप यहां भी ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखें सर, तो जो रेखीय आवर्धन है वो आभासी प्रतिबिंबों का, आभासी प्रतिबिंबों का जो रेखीय आवर्धन है वो धनात्मक होता है, जैसे वहां होता है धनात्मक, ऐसे यहां भी धनात्मक होता है। और अगर मैं बात करूं वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब जो कि उल्टे होते हैं, और सर आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं बता जल्दी। बिल्कुल सही, आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सीधे और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे। तो आभासी प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन हमेशा प्लस लेना है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन माइनस लेना है। अगर कहीं पर आपका m का मान 1 के बराबर है तो इस बात का क्या मतलब है, आप बता सकते हो। m बराबर है कहीं 1 है तो इस बात का मतलब क्या है, तो देखें हमारे पास m क्या है, hi अपॉन ho, तो यहां हो गया hi अपॉन ho बराबर 1। तो hi बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई ho, यानी कि अगर कहीं आपका m 1 दे रखा है तो सर इसका मतलब ये होगा कि वहां पर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई 1 है। 1 का मतलब बराबर है, जितना आपका प्रतिबिंब जो जितना आपका प्रतिबिंब की लंबाई है उतना ही आपकी वस्तु की लंबाई है, दोनों की लंबाई समान है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन में दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बताया। अब मैं तीसरा आपका बताता हूं, इसमें आवर्धन क्षमता तो हो गया, आप तीसरा चलते हैं हम चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं है इसमें, तो मुझे ध्यान नहीं रहता है, आप बीच बीच में रुक के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें, और जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तभी लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है तो आपने। ठीक है, चलो चलते हैं। तीसरे में बात कर रहा हूं आपका चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह परिपाटी, वैसे तो चिन्ह प्रपाटी जो मैंने 3 पॉइंट आपको पीछे वाली वीडियो में लिखाए हैं वही चिन्ह प्रपाटी होती है,
बस जो दर्पण की जो चिन्ह प्रपाटी है उसमें क्या होता है सर, उसमें आपको सभी दूरियां नापनी पड़ती हैं दर्पण के ध्रुव से। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर भी नीचे वाले दो नियम जो वहां पर मैंने दो नियम लिखाए थे वो सेम है, लेकिन यहां पर अलग है जो पहला नियम। जैसे वहां पर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापनी पड़ती हैं और यहां पर आपका सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापनी पड़ती हैं। होता क्या है देखो, तो पहले तो मैं लिख देता हूं, पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र यानी O से नापनी होती है। ये आप ध्यान रखें। राइटिंग थोड़ा ऐसा ही मैनेज कर लेना, कमेंट कर देना अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं सुधारूंगा। सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र O से नापनी होती है। तो जैसे कोई लेंस होता है आपका, जो मैंने दोनों लेंस बनाता हूं आपके सामने, देखिए ये कोई लेंस बना है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है भाई, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, गलत तो नहीं बना रहा मैं? ठीक है, तो ये आपका उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस। जो मैंने लाइन खींची है ये आपकी मुख्य अक्ष है, जैसे कि दर्पण में होती है। तो यहां पर ये उत्तल लेंस नाम लिख देता हूं इसका, और इसका नाम लिख देता हूं अवतल लेंस। अब जैसे वहां पर दर्पणों का जो मध्य बिंदु होता था वो क्या होता था, दर्पणों का मध्य बिंदु होता था आपका ध्रुव। वैसे ही इन लेंसों का जो आपका द्वारक है, जैसे मान लो कि ये डॉट डॉट में जो खींच रहा हूं ये द्वारक है, ये लेंसों का द्वारक है। अब यहां पर जो मध्य बिंदु है ये वाला, इसे बोलेंगे आप प्रकाशिक केंद्र O। ये प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है सर, इसकी भी परिभाषा भी तो होगी सर, तो बिल्कुल है। तो इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं हम अगर पेपर में आए तो। वैसे तो आपने पढ़ी होगी, हमें इस वीडियो में इंपोर्टेंट फॉर्मूला और टॉपिक यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, परिभाषा नहीं कर रहे हैं, वो चैप्टर नहीं कर रहे हैं हम, इसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूला और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो फिर भी मैं बता देता हूं मुंह से कि ये आपका ऐसा बिंदु, ध्यान से सुने, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश कण अपवर्तन के पश्चात अपने रास्ते से ना भटके, सीधी निकल जाए, तो वह बिंदु कहलाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र। यानी कि अगर इस पर कोई प्रकाश कण डालता हूं इसकी ओर तो सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। विचलित तो होती है, ये बात ध्यान रखना, कोई टीचर आपसे कहे विचलित नहीं होती है निकल जाती है तो गलत है। विचलित तो होती है, अपवर्तन तो होता है, लेकिन फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि विचलित नहीं होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में जो लेंस हैं वो पतले लेंस हैं, और पतले लेंसों में जो विचलन है ना वो बहुत ही नाक के बराबर दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कहते हैं कि विचलन नहीं होता। तो ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र से हमें नापनी पड़ती है आपकी वस्तु की दूरी, और प्रकाशिक केंद्र से हमें नापनी पड़ती है पृथ्वी। ठीक है, और यहाँ पर आपके दो नियम जो दर्पण में लिखाए थे वो सेम है कि आपतित कण की दिशा में, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और वस्तु से निकल रही है आपकी प्रकाश कण, आपतित कण इस दिशा में, तो आपतित कण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, जैसा कि मैंने दर्पण में बताया, और इसके विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक। आपतित, इसमें भी आपतित कण की दिशा में दूरी नापी जाती है तो वो धनात्मक होगी, और अगर उसके कोई विपरीत नापता है तो ऋणात्मक होगी। अब जब कभी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ये अब मैं पॉइंट लिखा रहा हूं इंपोर्टेंट है, इनके बिना आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे, तो इन्हें प्लीज नोट कर लें। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ जो आपकी हो जाएगी वो अभी तो कितनी हो जाएगी वो नहीं बता सकते हम, इतना बताएंगे कि मतलब उसका चिन्ह कैसा लेना है, तो ये लेना है आपको धनात्मक। ध्यान रखेंगे आप? ठीक सर, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। मतलब उत्तल शब्द को पकड़ लो आप, उत्तल शब्द को पकड़ लो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, कोई भी हो, धनात्मक। अच्छा, अवतल, अवतल लेंस की बात करता है कि फोकस दूरी, तो ये हो जाएगी आपकी ऋणात्मक। और एक बात तो आप जानते ही हैं, एक बात तो जानते ही हैं आप कि वस्तु की दूरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो कुछ भी हो, सब में माइनस, ये तो मैं बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु की दूरी जो होगी हमेशा, वस्तु की दूरी हमेशा आपकी होगी माइनस ऋणात्मक। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और व्यक्त किससे करते हैं? यू से, वस्तु की दूरी को यू से। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लें लेंसों के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पॉज करें और ये नोट कर लें। ठीक है, चलो इन्हें लिखो, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं एक साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका अपवर्तनांक का। पहले तो हम
अपवर्तनांक उस फॉर्मूले को बात करते हैं जो बताता है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो अपवर्तनांक का सर चिन्ह भी तो कुछ होगा, तो अपवर्तनांक का एन भी यूज करते हैं और आपका म्यू भी। बहुत सी किताबों में एन यूज किया हुआ है और बहुत सी किताबों में म्यू। तो आप दोनों में से कौन सा भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। संबंध होता है आपका एन बराबर सी अपॉन वी। ये अपवर्तनांक और प्रकाश चाल में संबंध होता है। यानी कि यहां पर जो एन है वो अपवर्तनांक है और जो सी है वो है निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और वी है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, और आप एन जानते हैं, एन क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक। जिस माध्यम का आपको निकालना है क्या, जिस माध्यम में आपको निकालनी है प्रकाश की चाल, उस माध्यम का अपवर्तनांक है एन। और वी माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और सी निर्वात या हवा में प्रकाश चाल। सर आप बताना भूल गए कि निर्वात या हवा में प्रकाश चाल कितनी होती है। तो आप जानते हो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आपने हाई स्कूल में एक यही तो चीज याद रखी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात या हवा में। निर्वात यानी जहां हवा ना हो, हवा यानी हवा हो। ठीक है, अब जिस माध्यम का आपको अपवर्तनांक दे रखा होता है उसकी आपको प्रकाश चाल पूछी जाए। इसमें एक होना और है, अगर आपका अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे लिखा होता है, जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिखा है 2n3, तो इसका सूत्र आप कैसे बनाओगे। जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक लिखा होता है 2n3, तो इसका आप फॉर्मूला बनाओगे, जो पीछे वाली वैल्यू है वो ऊपर जाएगी और आगे वाली है नीचे। अब इसके आगे तो 2 लिखा हुआ है पर इनके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम लिख लेंगे ए या ए। ये आप ट्रिक ध्यान रखें। यानी कि 2n3, जो n है वो अपवर्तनांक है पर किसका, तीसरे वाले का, लेकिन किसके सापेक्ष है, दूसरे वाले। अब यानी ऐसे ही प्रश्न पूछता है तो आप इसका फॉर्मूला कैसे खोलोगे तो आप इसका फॉर्मूला कैसे खोल सकते हो। जो पीछे वाला है वो आपको ऊपर ले जाना है और आगे वाला आपको नीचे लाना है, और दोनों के आगे ए और ए लगा देंगे। ए यानी हवा। ए की बात करें तो ये होती है आपकी एयर, हवा, हवा के लिए आएगा। अगर कहीं पर एन ए लिखा हुआ है तो एन ए होगा आपका हवा का अपवर्तनांक। जैसे एन ए यानी हवा का अपवर्तनांक। जैसे आपके पास एन जी लिखा हुआ है तो जी माने होता है ग्लास, ग्लास यानी कांच, ये कांच के लिए आएगा आपका। और ये होता है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। अगर आपके पास लिखा है एन डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी वाटर, पर क्या टमाटर नहीं, वाटर, वाटर माने पानी, तो ये आपका जल या पानी का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। ठीक है, अगर आपका लिखा है एन एल, एल माने है लिक्विड। अगर कोई लिक्विड दिया हुआ है, कोई द्रव दिया हुआ है, तो लिक्विड का जो अपवर्तनांक है वो कहलाएगा द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो ये आपका हवा का अपवर्तनांक है, ये आपका कांच का अपवर्तनांक है, ये आपका जल का अपवर्तनांक है, ये आपका लिक्विड यानी द्रव का अपवर्तनांक है। अगर मैंने इन सभी के आगे ए लगा दी, ए, तो इन सभी के अपवर्तनांक बन जाएंगे हवा के सापेक्ष। जैसे मैंने लिख दिया आपका ANG, तो ये है तो आपका ग्लास, कांच का अपवर्तनांक, लेकिन हवा के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे इसे हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यानी कि ANG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मतलब ये है कि यहां बताया जा रहा है हवा की तुलना कांच से की जा रही है, कि हवा से कांच कितना आपका सघन है। सघन और विरल दो शब्द आपने सुने होंगे। सघन का मतलब होता है गाढ़ा या गाढ़ापन, और विरल का मतलब होता है पतलापन, जिसमें आपके अणु दूर दूर होते हैं उसे विरल कहते हैं, और सघन आपका जिसमें आपके अणु पास पास होते हैं उसे आप सघन कहते हैं। तो यानी कि ANG में आपका जो आगे लिखा होता है उसके सापेक्ष होता है कोई माध्यम का अपवर्तनांक, पीछे जो लिखा होता है उसका वो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी कि यहां पर जो ANG लिखा है वो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। समझ गए सर, समझ गए, आगे बढ़ जाओ। हाँ,
समझ गया। आगे बढ़ता हूं मैं। तो इस प्रकार हमने तीसरा अपवर्तन का फॉर्मूला निकाला है। अब मैं आपको कराऊंगा फोर्थ इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये मिस ना करें, ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, पढ़ाई पे आप ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आपका फोर्थ आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला करा रहा हूं। चलो देखो, अब मैं कराऊंगा आपका फोर्थ इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अभी हम 3 पढ़ चुके हैं, आपका फोर्थ देखें तो ये आपका लेंस की क्षमता, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, लेंस की क्षमता। इसके बारे में आपको एक बात अवश्य पता होगी, वही बात पता रहती है बच्चों को, बस और नहीं पता है। तो लेंस की क्षमता को हम व्यक्त करते हैं P से, और जो लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला है वो होता है आपका P बराबर 1/f। सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, पर यह होता है जब f आपकी किसमें हो, मीटर में। किसमें? मीटर में। फोकस दूरी अगर मीटर में दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो क्या बन जाएगा, तो P बराबर 100/f, ये बन जाएगा आपका। तो ये क्या है, इसमें आपकी फोकस दूरी है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में यहां पर। तो जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f, और फोकस दूरी मीटर में हो तो P बराबर 1/f। अब इसके बारे में जो बच्चों को बात पता रहती है कि सर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, सीधे ही मुंह पे फेंक के मारते हैं, कोई लेंस की क्षमता की बात करे डायोप्टर, सीधे ही बस यही पता है। तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है, इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो है डायोप्टर, डायोप्टर। इसे हम व्यक्त करते हैं D से, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसा आपका लेंस होगा वैसे ही फोकस दूरी होगी। अब मैंने अगर यहां पर आपकी उत्तल लेंस की क्षमता लिखी हुई है, यहां पर मैंने सॉरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी लिखी है, तो क्षमता आपकी प्लस आएगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। तो ये भी आप लिख लें, तो जो उत्तल लेंस होता है आपका, उत्तल लेंस की क्षमता ये होती है आपकी धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक। अगर बात करें आपको अवतल लेंस की क्षमता, तो ये होती है आपकी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। अच्छा, ऐसा ही मात्रक तो इसका डायोप्टर होता है। 2 मात्रक और आपके इसकी याद रखें, नोट पॉइंट में लिखें, क्योंकि अभी आपका 2024 या 23 में एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुने। यहां पर आपका एक प्रश्न पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। अब बच्चा वही फेंक के मारने वाला डायोप्टर ढूंढ रहा है, मिल ही नहीं जाए। अब एक ऑप्शन था उसमें, इनमें से कोई नहीं, सब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, लगाया और घर आराम से खुशियां खुशियां मन रही है। लेकिन इसका जो 2 मात्रक और है वो क्या है, अगर मैं इस फॉर्मूले से इसका मात्रक बनाऊं तो 1/ फोकस दूरी मीटर में नापिए तो 1/मीटर, यानी कि मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, एक तो मात्रा ये होगा मीटर इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। सर सही तरह का लिख दो, चलो भैया लिख दो, तो मीटर इनवर्स। अगर दूसरा इसका मैं मात्रा बनाऊं इससे, तो यहां पर 1/मीटर दिया, फोकस दूरी सेंटीमीटर में लिए, तो नीचे लिखूंगा मैं सेंटीमीटर, तो इससे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ ये सही है सर, हाँ, तो सेंटीमीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता के बारे में आप ये ध्यान रखें। अच्छा, वैसे मैं बता देता हूं लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखो, लेंसों का प्रकाश कणों को फैलाना या मोड़ना, लेंसों का प्रकाश कणों को फैलाना या मोड़ना, जो ताकत होती है उनकी, वो कहलाती है लेंस की क्षमता। यानी कि अगर उत्तल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस प्रकाश कणों को कितना मोड़ सकता है, कितनी अच्छी तरह से मोड़ रहा है। तो जो लेंस उत्तल लेंस क्या करता है, सबसे पहले उत्तल लेंस की प्रकृति होती है प्रकाश कणों को मोड़ना। अब जो उत्तल लेंस प्रकाश कणों को अच्छी तरह मोड़ेगा उसकी लेंस क्षमता ज्यादा, ठीक सर। अब अवतल लेंस की प्रकृति क्या होती है कि ये प्रकाश कणें गई और ये बिखेर दी, यानी बिखेरना। तो जो अवतल लेंस प्रकाश कणों को अच्छी तरह से बिखेरेगा बड़ी बढ़िया तरीके से, तो उस अवतल लेंस की क्षमता ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लेंस की क्षमता। अब हम चलते हैं सीधे बिना टाइम वेस्ट किए, हाँ मुझे पता है बहुत टाइम वेस्ट हो गया यहाँ पर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं आपके न्यूमेरिकल्स पर। तो पहला आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो मैं आपका बेसिक से लूंगा, पहले सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्न जो आपके टिक मार्का यानी बहुविकल्पी में आपसे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, और फिर आपके अच्छे अच्छे प्रश्न चैप्टर से कराऊंगा। तो देखो क्या है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आ गया ना क्षमता का, अभी तुरंत कराइए, क्षमता का प्रश्न पेपर में पूछ लिया है कि नहीं। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो सर फोकस दूरी दे रखा है तो मैं लिख लेता हूं F बराबर 5 मीटर। अब सर मैं यहां पर सोचूंगा कि अवतल लेंस है उत्तल लेंस, तरीका
आपको तरीका आना चाहिए प्रश्न करने का। आपको यही नहीं कि बस आता है फॉर्मूला याद है और लगा दिया बस हो गई। आपको प्रत्येक चीज समझनी होगी। चिन्ह प्रपाटी बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की बात करता तो फोकस दूरी माइनस की। ठीक सर, तो क्षमता क्या है? तो P बराबर अभी बताया है 1/f, है कि नहीं? तो 1 अब सर ये 1/f और 100/f ये क्या बताया था? फोकस दूरी मीटर में तो 1/f, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो आपका 100/f। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्नों में जो आंसर दिए जाते हैं वो फोकस दूरी को मीटर में चेंज करके सेंटीमीटर में चेंज करके दिए जाते हैं। ठीक है, पर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। तो 1/f का मान -5 और ये हो जाएगा P बराबर 5 का यदि आप 1 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा -0.2 डायोप्टर। तो ये आपके लेंस की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, 5 का आप 1 में भाग दोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 5 10, 0.5 0.2 डायोप्टर। ठीक है, दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। तो दूसरा प्रश्न है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो जो आपको दिया गया है आप उसे आराम से सतल्ली से लिख लें। प्रश्न को देख के आपको डरना नहीं है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, डरना तो है ही नहीं। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो यहां पर आपकी फोकस दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। लेकिन सर अवतल लेंस लगा दो माइनस है। ठीक है सर, लगा दिया भाई, लगा दिया। तथा उसके सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है। तो बिंब क्या है? ये बिंब बम्ब कहां से आ गए इसमें? तो बिंब वस्तु को ही बोलते हैं, बिंब वस्तु को ही बोलते हैं, ये आप ध्यान रखें। जब कभी बिंब बोले तो वस्तु, और प्रतिबिंब तो यानी इमेज प्रतिबिंब। तो यहां पर आपको जो यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और सर वस्तु की दूरी हमेशा माइनस, तो वस्तु दूरी मैंने माइनस ले ली। अब पूछा क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति V पूछी है। सिंपल प्रश्न है। ठीक है, अब यहां पर V निकालनी है। तो V निकालने का अभी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, V बराबर UF/U प्लस F, UF/U प्लस F। आप इसमें मान रख सकते हो, V निकल आएगी। तो रखो चलो। तो U कितना है हमारा सर? U है -50 और इंटू F है -30 बट्टे U कितना है? -50 और प्लस कोष्टक में -30। तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 या 15 ऊपर हो जाएगा 1500। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा माइनस माइनस के 80। 0 से 0 काटो तो ये आपका V आ जाएगा आपका माइनस के, और कट जाएगा आपका, तो और कितने बार कटेगा? 75 बार। तो ये 75 बार तो 150 कट जाएगा, और ये आपका 4 बार, तो 75/4 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। बिल्कुल। अच्छा, तो तीसरा प्रश्न है आपके सामने, देखें किस प्रकार है कि 3 सेंटीमीटर की वस्तु, यानी कि कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर की है, और उत्तल लेंस के, कौन सा लेंस है ध्यान से देखो, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, इस लेंस से आपको डरना नहीं है। यानी कि मुख्य अक्ष है, उसके ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत 3 सेंटीमीटर जो लंबाई की वस्तु रखी है, ये बात है इसका मतलब। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। तो यहां पर इतने में ही हमें क्या मिल गया? तो हमें मिल गया HO, यानी वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसमें लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। वैसे प्रश्न में बोला हुआ है लेंस की फोकस दूरी 30 है और वस्तु की दूरी 10 है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी आपकी 30 है, तो F बराबर हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ठीक सर, समझ गए, प्लस आएगा। और वस्तु की दूरी U है, वो है आपकी माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया? आप जानते हो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस। अब पूछा क्या गया है? V पूछा गया है, और आपका HI पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको V निकालता हूं, V निकालने के बाद HI निकालेंगे। और भी प्रश्न में बहुत इंपोर्टेंट बात पूछी गई है, उन सब पर चर्चा करेंगे। V निकालने के लिए वो आपको याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, V बराबर UF/U माइनस F। सॉरी सर, प्लस आएगा यहाँ पर। दर्पण की बात करता तो यहाँ माइनस आता, लेंस की बात करें तो प्लस। तो V बराबर U कितना है? तो U है आपका माइनस के 10 इंटू F कितना है? 30 बट्टे U कितना है? -10 प्लस 30। क्या निकाल सकते हो आप कितना आंसर आएगा? तो 30 का 10 में आप गुणा करोगे तो आएगा आपका 300, माइनस के 300 अपॉन ये कितना आएगा? आपका आएगा 20। 30 में 10 क्या तो 20, और प्लस क्या आएगा, और इससे आपका 0 कट जाएगी, 2 से 15 कट जाएगा। V बराबर आ जाएगा माइनस के 15 में। तो यहां भी आप सेंटीमीटर लिखो सर, क्या कर रहे हो? हाँ लिख तो रहा हूं। तो आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V बराबर -15 आ गई। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है?
आगे पूछा हुआ है v तो निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे हम एच आई, यानी कि एच आई क्या होती है आपके प्रतिबिंब की लंबाई। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है हमने, आप समझ गए आप क्या कह रहे हो। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है एच आई अपॉन एच ओ बराबर v अपॉन यू। सर यहाँ तो माइनस होता था, तो माइनस आपका दर्पण में होगा, लेंस में नहीं, ये गलती मत कर देना। तो एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी अपॉन यू। तो एच आई निकालनी है, एच हो दे रखा है 3, वी कितना है -15 और यू कितना है, यू कहां है आपका -10, माइनस से माइनस कट गया, आप 3 का मल्टीप्लाई सीधे 15 में, तो एच आई बराबर 45/10, 10 का 45 में भाग देंगे तो एच आई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं जिसका आपको सबको इंतजार था, प्रकृति का। ये मत समझना कि दर्पण में जो मैंने आपको बताए थे चिन्ह प्रपाटी, जो प्रतिबिंब की बताई थी, वो यहां भी सेम है। प्रतिबिंब की चिन्ह प्रपाटी आपको लेंस की और आपकी कहां दर्पण की, दोनों की अलग याद करनी पड़ेगी। पहले तो आप एक काम करो, अगर आप नए हो वीडियो में तो पुरानी वीडियो देख के आए, और अगर आप देख के आ गए हो तो आप जानते होंगे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रतिबिंब अगर v माइनस का है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा दर्पणों में, क्या बोला मैंने, दर्पणों में, और अगर प्लस का है तो आभासी प्रतिबिंब होगा। बस समझ गया। लेकिन यहां क्या है सर, यहां तो बताओ। तो यहां मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से आप लिखेंगे, नोट करेंगे पॉज करके वीडियो को। तो देखो, अगर आपका v बराबर आपका इसमें प्लस आता है, कैसा आता है प्लस, तो वहां पर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। यानी बस इतना रखो आप, जैसे यहां पर पहले लिख देता हूं फिर बताता हूं। हाँ देखो, तो जैसे मैं क्या बता रहा हूं, जैसे वहां पर आपका v माइनस का वास्तविक होता था, यहां पर v अगर प्लस का है तो वास्तविक, v अगर माइनस का है तो आभासी। ये दो बातें आप लिख लो नोट पॉइंट में, कहीं चुपके से लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपकी प्रतिबिंब की दूरी v आपकी प्लस आती है तो वास्तविक, और जो वास्तविक है वो उल्टा बनेगा, और अगर आपके प्रतिबिंब की दूरी माइनस आती है तो आभासी, और जो आभासी है तो वो सीधा बनेगा। ठीक है, अब मैं इस प्रश्न की बात करता हूं। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि v कहां है, कहां है, ये रही मिल गई। तो v क्या है माइनस की, और जब माइनस की है तो आभासी। तो अब इसमें पूछा गया प्रकृति, तो आप इसकी प्रकृति लिख सकते हो। तो सर अब तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी आभासी कौमा सीधा, आभासी है तो कन्फर्म है सीधा। जैसे अभी जो मैंने पीछे वाला प्रश्न कराया, इससे आपका दूसरा प्रश्न, उसमें जो आपकी v थी वो माइनस की आई थी, यानी v अगर माइनस की है, v इसमें माइनस की है तो वहां भी आभासी प्रतिबिंब था, और यहां भी v माइनस की आई है तो यहां भी आपका आभासी प्रतिबिंब, और आभासी है तो सीधा तो कन्फर्म है। तो प्रकृति आपकी आभासी सीधी हो गई। और अब मैं लिखता हूं इसका प्रकृति ज्ञात करो, तो प्रकृति पूरी लिख देंगे। अब आकार भी पता ही चल गया है, जो प्रतिबिंब है आपका वस्तु से छोटा या बड़ा है, तो देख के बताओ। तो सर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर HO 3 है, यहाँ HI 4.5 है, तो 3 से 4.5 ज्यादा होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये वाला प्रश्न, जो ये कही गई बात, ये क्या है सर, ये इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब मुझे बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। इस बात का मतलब, क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, पर्दे पर, ये बात जो कही है पर्दे पर देख सकते हैं। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने। वैसे तो इस चैप्टर में सब बातें आपके लिए इंपोर्टेंट है, और ये बात भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या कह रहा हूं, ध्यान सुने। जो आभासी प्रतिबिंब है, क्या कहा मैंने, जो आभासी प्रतिबिंब है वो आपके दर्पण के अंदर देखे जाएंगे। जैसे कि आप समतल दर्पण में या लेंस में, लेंस की बात करो या आपके दर्पण की बात करो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके दर्पण के अंदर या लेंस के अंदर आपको देखे जाए, प्रतिबिंब उसके अंदर बने, तो वो आभासी होगा। जैसे आप चेहरा देख के आते हो समतल दर्पण में घर से, अब समतल दर्पण के अंदर आपका चेहरा अंदर उसमें दिखाई देता है, तो यानी वो चेहरा अंदर दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। और आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा हुआ कि मैंने पढ़ाया है कि समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अच्छा अगर आप मोटरसाइकिल का जो व्हाइट का जो साइड वाला शीशा है उसमें भी अपना चेहरा देख सकते हो, तो वो भी चेहरे का प्रतिबिंब उसके अंदर बनता है, तो वहां भी वो दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर बनते हैं।
और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर बनते हैं। क्या बोला मैंने? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर। तो आभासी प्रतिबिंब में लिख देता हूं, आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो बनते हैं आपके दर्पण में। इन्हें आभास किया जाता है, काल्पनिक होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, ये आप नोट पॉइंट में लिखेंगे, वो आपके बनते हैं पर्दे पर। अब बताओ, इतनी बात से आप ये नीचे वाली लाइन है, इसका आंसर दे सकते हैं? तो सर बिल्कुल दे सकते हैं हम। तो क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो सर प्रतिबिंब है क्या? ये रहा प्रतिबिंब। कैसा है? माइनस का। माइनस है तो आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आभासी प्रतिबिंब तो दर्पण में दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं। समझे ना? समझे? ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, बोर्ड में पूछा गया है। 2023 में बोर्ड में आपका पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं सीधे चौथे क्वेश्चन पर। फोर्थ प्रश्न है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो v, p बताओ। तो v आप जानते हैं, v यानी प्रतिबिंब की दूरी, और p आपकी लेंस की क्षमता। तो दोनों ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न को कैसे करते हैं हम? तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको दर्पण में भी कराया था और आपको लेंस में भी करा रहा हूं। तो इसमें आप देखना क्या है, कैलकुलेशन अगर यदि आपको आती है तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, इसमें चिन्ह प्रपाटी। ध्यान रखें मैं किस चीज का कौन सा चिन्ह ले रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखें। तो देखें, तो उत्तल लेंस वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उसकी फोकस दूरी 20 है। तो पहले मैं ये लिख लेता हूं कि फोकस दूरी आपकी होगी 20, इसकी प्लस की। समझ गए सर हम? ठीक है। अब किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा, पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि जब कभी भी गुना की बात करें वो m का मान होता है। तो यहां पर m का मान दे रखा है आपका 4, लेकिन सर ये m का मान प्लस आएगा कि माइनस का? तो अभी पीछे भी मैंने पढ़ाया है और आपका दर्पण में पढ़ाया है कि जब कभी वास्तविक प्रतिबिंब हो तो उसके लिए m आएगा माइनस का। सर ये बदला नहीं ना? हाँ बिल्कुल। तो यहां पर जो रेखीय आवर्धन की चिन्ह प्रपाटी है वो दर्पण में और लेंस में सेम रहती है। रेखीय आवर्धन की, या आपके वस्तु की दूरी कहूं, या आपके उत्तल अवतल की फोकस दूरी कहूं, उनकी चिन्ह प्रपाटी सेम रहती है। लेकिन सिर्फ, ध्यान से सुने, लेकिन सिर्फ चिन्ह प्रपाटी बदल जाती है प्रतिबिंब की। इंपोर्टेंट बात है। अब m बराबर -4 है और m बराबर आप जानते हो v/u होता है -4 से। यहां पर v बराबर हो गया -4/4 × u, समीकरण नंबर 1। अब यहां पर मेरे पास v है, f है, तो मैं v आसानी से निकाल सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो 1/f कितना है? 20 बराबर 1/v -4u और -1/u। इधर आ जाओ, इधर 1/20 बराबर लासा आपका आ गया 4u। तो ऊपर अगर 4u से 4u एक बार जाएगा तो ऊपर आएगा -1, इधर आएगा u का 4u में अगर आप भाग देते हो 4 बार जाता है, और जो आता है उसका आप अंश में गुणा करते हो तो ऊपर आ जाएगा आपका 4। तो ये हो गया 1/20 बराबर -5/4। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर u निकालना है। तो देखो पहले क्या करते हैं हम, 4 से 20 को काट देते हैं 5 बार, 4 × 5 = 20। अब यहाँ पर ये 5 आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो u का 1 में u और ये माइनस का, और 5 × 5 = 25। क्या सर ये आंसर एकदम सही है? मैं कैसे कह सकता हूँ ये आंसर सही है? ये मैंने बात कही क्यों? तो आप यहाँ बता सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो वस्तु की दूरी है वो माइनस की है, और वस्तु की दूरी चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ना तो वो धूप देखती है ना आपकी छांव देखती है, हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक आती है। वाह क्या बात है, वो ऐसे चलता रहता, थोड़ा बहुत स्टाइल है। तो समीकरण 1 से अब इस u का जो मान है वो अब इस v में रख देंगे। तो v बराबर -4 × u -25, और यहां पर v बराबर आ गया आपका 100 सेंटीमीटर। अब यदि आप थोड़ी बहुत भी पीछे का जो प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि सर ये तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक है। बिल्कुल सही।
क्योंकि सर यहाँ पर v प्लस का है और आपने बताया था कि लेंस में v प्लस का है तो वास्तविक और दर्पण में v अगर माइनस का है तब वास्तविक। तो यहाँ पर हमने v निकाल लिया, u निकाल लिया। अब चलता हूं मैं p पर। तो p क्या है? क्षमता। अब आप इतना क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले भी आप p निकाल सकते थे, क्योंकि p के लिए होनी चाहिए फोकस दूरी, वो हमारे पास पहले से है। तो यहाँ पर p बराबर हो जाएगी आपकी 1/f, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो आप लोगे 100/f। तो p बराबर 100/f है आपकी 20 और 20 से 100 कट गया, तो p बराबर आ गई आपकी प्लस के 5d, यानी कि जो क्षमता है वो प्लस के 5d आ गई, क्योंकि लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है तो क्षमता भी प्लस होती है। तो इस प्रकार ये फोर्थ आपका इंपोर्टेंट प्रश्न किया है। अब जो आपके मैं प्रश्न कराऊंगा वो आपके अपवर्तन समय है, यानी अब तक तो मैंने लेंस के कराए थे, लेंस में से सबसे अच्छा प्रश्न यही बन सकता है। इतने ही प्रश्न आपके लेंस में से, इतने ही प्रकार के। अब कराने को तो मैं बहुत सारे करा दूं अलग अलग तरीके के, पर आपके ये 4 ही तरीके के प्रश्न है आपके लेंस के बन सकते हैं क्लास 10th में। अब आपका 5वां प्रश्न अपवर्तन का। ठीक है, चलते हैं। तो आपका 5वां प्रश्न है जो आपका अपवर्तन से है। ध्यान से देखें बड़े बढ़िया तरीके से। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है n बराबर 1.5। पीछे कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो n बराबर 1.5। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल बता दो मुझे। किस माध्यम में? जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो यानी आपसे पूछा हुआ है v मैंने आपको बताई थी माध्यम में प्रकाश चाल, तो यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो अभी मैंने आपको बताया है n बराबर c/v। इस फॉर्मूले से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो n हो गया 1.5, c हो गया आपका, अब आपको c क्या है? c तो दी नहीं है, तो इस प्रश्न में c नहीं लेगा। c आपको याद होनी चाहिए, c आपको प्रकाश की चाल है और वही आपको याद है पूरी हाई स्कूल की क्लास में। बट्टे v क्या है? v निकालना है। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v आपका इधर पहुंच जाएगा, 1.5 यहां आ जाएगा। v बराबर 3 × 10⁸ बट्टे 1.5। पॉइंट से हटा ऊपर 0 बढ़ गया, 15 से बड़े प्यार से 2 बार कट गया। v बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये प्रकाश की चाल आ गई आपकी किसमें? इस वाले माध्यम में जिसका माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। सर ये 1.5 किस माध्यम का अपवर्तनांक है? तो वैसे मैं बता दूं आपको, जो 1.5 जो अपवर्तनांक है वो कांच का होता है। तो कुछ इंपोर्टेंट अपवर्तनांक आप याद रखेंगे, ये आप लिखें LS स्टाइल में। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछता है हवा का, तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है Na, वो लगभग होता है आपका, वैसे मानते तो हम हवा का अपवर्तनांक एक ही है, पर होता क्या है 1.033। लेकिन आपको हवा का अपवर्तनांक और निर्वात का जो अपवर्तनांक है दोनों का बराबर मानना है 1। जब आप प्रश्न करते हैं तो 1 लें हवा का और निर्वात का। अच्छा सर जल का क्या होता है? तो जल का NW यानी वाटर, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कांच का क्या होता है? तो कांच का अभी ये लिखा हुआ है ऊपर, कांच का होता है Ng बराबर 1.5। और सबसे ज्यादा होता है आपका इंपोर्टेंट हीरे का अपवर्तनांक Nd, D फॉर डायमंड, और ये होता है 2.42। ये आपका हीरे का अपवर्तनांक है। अब आप ये कहोगे सर इनके पीछे आपने ना तो मीटर लिखा ना सेकंड लिखा, कुछ नहीं लिखा सर इनके पीछे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। ये लिख लो, आप कहीं पर आप ये लिख लो। तो ये आप ये बात नोट करेंगे, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। बिल्कुल, ये प्रश्न आपका पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न में इंतजार कर रहा है कि आजा बेटा आपके लिए तैयार हूं। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये प्रश्न आपका पेपर में पक्का इंतजार कर रहा है, आने ही वाला है। समझो, लिख दिया उसने। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो जल्दी अब चलते हैं अब 6वें प्रश्न पर। ठीक है, तो 6वां आपका लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। आज हम 6 ही प्रश्न करेंगे। आपके 6 ये हो गए और 10 मैंने पहले कराए हैं। 16 प्रश्न आपके, इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलो इससे पहले कर लेते हैं, फिर बात करेंगे आपसे। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिख लो, सोचो पहले। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मैं लिख लेता हूं और फिर आपको बताता हूं। तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये आपका दे रखा है 4/3। तो सर हमें क्या ये हर बार ऐसे ही लिखना पड़ेगा? इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है? तो बिल्कुल है। तो देखो ध्यान से सुनो, अपवर्तनांक को आप लिखोगे n से। किससे? n से। लेकिन ये है किसका अपवर्तनांक? ये वाला 4/3, ये है आपका जल का अपवर्तनांक, जल का।
तो जिसका अपवर्तनांक होता है उसे लिखते हैं आप पीछे, क्या लिखेंगे पीछे, और जिसके सापेक्ष होता है उसे लिखेंगे आप आगे। तो किसके सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष, और हवा यानी एयर, ठीक है। तो मैं लिख दूं AN डब्ल्यू, तो ये हो गया आपका 4/3, समझे आप इसे शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो NW, तो कोई परेशानी नहीं है। आगे कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो सर कांच का तो किसी के सापेक्ष दिया नहीं है, तो मैं क्या बता रहा हूं, किसी के सापेक्ष ना हो तो आप हवा के सापेक्ष मानेंगे, जैसे कि मैंने पीछे बताया हुआ है अपवर्तन के फॉर्मूले में। तो यहां पर आप लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक है बेटा? कांच का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। तो ANG, या फिर इसे आप इतना लिख सकते हो NG, तो ये दे रखा है आपका 3/2। अब निकालना क्या है? तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। तो जल के सापेक्ष, तो जल पहले मैं लिख लेता हूं, इसे आप शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? जल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष है? जल के। ये दोनों है, ये हवा के सापेक्ष थे, और ये आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, कांच का। तो इसमें आपसे पूछा गया है कांच का अपवर्तनांक, लेकिन किसके सापेक्ष है? जल के सापेक्ष। तो इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हो आप, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो एन लिखना है सबसे पहले आपको, कैसे एन? अब उसके साइड में जो आपका राइट साइड है उधर लेफ्ट नीचे साइड में, तो उसके जो राइट साइड में नीचे साइड में आपको लिखना जिसका अपवर्तनांक वो है, तो कांच का अपवर्तनांक है, तो कांच को ग्लास जी, तो एन नीचे जी, और जिसके सापेक्ष हो, जिसके सापेक्ष हो उसे लिखेंगे आप आगे। तो यानी यहां पर हमसे पूछा गया है WNG। अब मैंने आपको अपवर्तन में फॉर्मूला बताया है बनाने का तरीका। जब कभी भी ऐसे आए तो हम क्या करते हैं, जो पीछे वाली वैल्यू है वो जाएगी ऊपर, तो ये हो गया आपका NG, और नीचे वाली वैल्यू आएगी, आगे वाली वैल्यू आएगी नीचे। दोबारा सुने, पीछे वाली वैल्यू ऊपर और आगे वाली वैल्यू नीचे। अब ये किसी के सापेक्ष नहीं है तो हम लगा देंगे बड़े प्यार से A। तो अब बता दो मुझे WNG क्या होगा? अब नहीं मैं सुनूंगा कुछ, तो ANG साफ साफ मार रखा है आपके सामने 3/2 बट्टे ANW 4/3। तो बताओ सबसे ऊपर का सबसे नीचे और बीच वाले का बीच से, बड़े प्यार से आ जाएगा 9/8। तो यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या आएगा? 9/8। लेकिन अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, उसने आगे भी पूछा हुआ है कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। तो प्रकाश चाल बता सकते हो आप क्या होगी? तो प्रकाश की चाल निकालने का अभी मैंने आपको तरीका बताया था, क्या होता है। कभी भी आपसे प्रकाश की चाल पूछे अपवर्तनांक देखिए तो n बराबर C/V। तो यहां पर आपकी n क्या है? n आपका अपवर्तनांक दे रखा है 9/8 बराबर C क्या है? यही आपको याद है हाई स्कूल में, और क्या याद है? C बराबर 3 × 10⁸ और V सर हमको निकालनी है। अब बताओ ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 3 से सबसे पहले में से 3 बार काट दूंगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो V का 3 में 3V, और इधर चला जाएगा 8 × 10⁸। सर से V का 3 से पीछे छुड़ा लो, तो V बराबर 8/3, ये नीचे बट्टे में × 10⁸। अब 3 का 8 में आप आसानी से भाग दे सकते हो। 3 का 8 में 2 बार, 3 दूनी 6, पॉइंट लगाओ 20, 3 × 18, तो 2.666, इसे लिख देंगे 2.67 × 10⁸, और पीछे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका आ जाएगा प्रकाश की चाल किस माध्यम में? इस माध्यम में। तो इस प्रकार आज हमने 6 प्रश्न किए। पीछे मैंने आपके प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन संबंधित 2 वीडियो और कराई हैं, जिसमें मैंने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट दर्पण संबंधित फॉर्मूले कराए हैं और 10 प्रश्न कराए हैं। 6 प्रश्न आपकी ये हुए, टोटल 16 प्रश्न है। पेपर में इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप कितनी भी वीडियो देख लो, क्या फायदा उनसे? एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन, क्या फायदा? तो मैंने आपके जो आपके फिक्स तरीके हैं उन सब तक एक एक प्रश्न करा दिया। अब इनमें संख्या बदलेंगी, क्वेश्चन का तरीका नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार आज हमने जो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का जो चैप्टर है उसके सभी इंपोर्टेंट फॉर्मूले और आपके इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कर दिए। आगे इसके बाद आएगा आपका दूसरा चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सॉरी, आगे इसके बाद आएगा आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। तो उसके 2 या 3 प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, उनको भी मैं कराऊंगा।
या आगे इसमें विद्युत धारा वाला चैप्टर आएगा, उसमें विद्युत शक्ति भी है, सभी आपको, या प्रतिरोध वाले हैं, सभी आपको न्यूमेरिकल आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है अगर आपके थोड़ी बहुत भी मतलब की है, या कुछ चीज इसमें कुछ काम आई है आपको कहीं पड़ी नहीं है, आपको यही मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो उधर लाल वाला बटन है उसे दबा दें। तो आपका जो हमारा, मैं जो एम रखता हूं सब्सक्राइब का, प्लीज अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज हमारे 550 यानी 550 सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू।